नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। परमादरणीय गुरुजनों, अभिभावकों एवं प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त वीरमदेव भूड़िया और आप देख रहे हैं वीर तेजा नव सर्जन संस्थान द्वारा आयोजित ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा के एग्जाम के जो प्रश्न पत्र थे उनके सॉल्यूशन का वीडियो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम वन बाय वन प्रत्येक सब्जेक्ट्स का सॉल्यूशंस विथ आंसर और विथ सॉल्यूशंस आपको बताने जा रहे हैं हमारे वीर तेजा नव सर्जन संस्थान के यूट्यूब चैनल के माध्यम से। कक्षा 5वीं, कक्षा 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के वन बाय वन वीडियोस हम आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं। आज इंग्लिश के जो एक्सपर्ट हैं वो है भंवर चौधरी, और हिंदी के मोहनी चौधरी, और गणित के गणपत गोदारा सर, और उसके बाद में फिर इनको जो सामाजिक विज्ञान है यही भंवर चौधरी द्वारा बताया जा रहा है, और जो विज्ञान है वो गणपत चौधरी द्वारा बताया जा रहा है। तो हमारे जो तीनों मूल्यवान शिक्षक जो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। हाँ, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमारी टीम है ये अनमोल टीम है, लेकिन इस YouTube चैनल पर या फिर इस जो पैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार इस कार्यक्रम को या फिर इस सॉल्यूशंस को कर रहे हैं। हो सकता है छोटी मोटी मिस्टेक्स रही हुई या थोड़ी बहुत ऐसा हो सकता है, लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है दोस्तों कि शुरुआत की है। शुरुआत करने वाला जरूर एक दिन मंजिल को जाता है। तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूं कि आप भी अपने किसी बेहतर कार्य की शुरुआत करें। वीर तेजा नव सर्जन संस्थान में जो मुख्य रूप से ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले श्री भंवर चौधरी, मोहनी चौधरी और गणपत चौधरी, और हमारे कैमरामैन ओम प्रकाश चौधरी, और बहुत सारे जो हमारे गुरुजन हैं, और इनके साथ में जो हमारे अधिकारी हैं, और जैसे सीडीओज हैं, और सीडीओ साहब है, डीओ साहब है, एडीओ साहब है, और हमारे जो पूरे जिले भर के सीबीओ साहब हैं, और अलग अलग हमारी इस परीक्षा में सहयोग करने वाले प्रभारी हैं। इन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और आज के इस जो पेपर सॉल्यूशंस में आप अपने पेपर और अपनी पेन साथ में रखिए। क्वेश्चन रैंडमली सोल्व करवाए जाएंगे, किसी भी क्रम में करवाए जा सकते हैं। आपको क्लास पहले बता दी जाएगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और हेडलाइन में आपको उस क्लास के बारे में बता दिया जाएगा। आप उस क्लास के बारे में वन बाय वन आंसर सॉल्यूशन करें, और इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होने पर आप इस वीडियोज के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना पॉजिटिव कमेंट लिखकर हमें प्रोत्साहित करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चलते रहिए, कंटिन्यू हमारे ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा 2024। यस, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीर तेजा नव सर्जन संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। हम आपके साथ हाजिर है क्लास 5 की आंसर की को लेकर। सबसे पहले इंग्लिश से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है एप्पल पाई एंड कस्टर्ड। एप्पल पाई एंड कस्टर्ड ये ब्रेकफास्ट की डिश का नाम है, इसलिए ये कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट कैसे वर्ब की मांग करता है? सिंगुलर वर्ब की। माय फेवरेट डिश किस टेंस को शो कर रहा है? प्रेजेंट टेंस को। प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है, इसका मतलब हैड आएगा नहीं। हैज किसकी मांग करता है? हैज करता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म है नहीं, इसलिए एप्पल पाई एंड का स्टार्ट के साथ ऑप्शन नंबर ए 26 का। मोवन एज वेल एज सोवन गलती वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। किस टेंस को शो कर रही है गलती? मोवन एज वेल एज सोवन। तो इसमें जो वर्ब है वो किसके अनुसार आएगी? मोवन के अनुसार। एज वेल एज और नो सूनर से पहले जो सब्जेक्ट आता है उसके अनुसार क्या आती है? वर्ब। मोवन कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट। वर्ब भी कैसे आएगी? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब आएगा नहीं। प्लूरल वर्ब है, हैव भी आएगी नहीं। रहा हैड और वॉच। हैड किसकी मांग करता है? हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म की। आंसर ए 27 का भी आंसर क्या होगा? ए। आइदर शोभा और आई टू ब्लेम। आइदर और नाइदर नोर में क्या होता है? जो और नोर के बाद नाउन आता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कैसा है? सब्जेक्ट है सिंगुलर। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में आई के साथ कौन सी वर्ब आती है? एम। 28 का ऑप्शन नंबर सी। द काउंसिल चूज इट्स प्रेसिडेंट।
इट्स किसको शो कर रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव को। पजेसिव एडजेक्टिव कौन सा, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर। द काउंसिल चूज, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, इसके लिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म के साथ कौन आता है, हैज। 29 का ऑप्शन नंबर बी। रैन फ्रॉम द स्काई, रैन सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ वर्ब आएगी सिंगुलर, फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी 30 का। क्वेश्चन नंबर 31, और कंट्री इज ग्रेट, कंट्री क्या है, कंट्री नाउन है, और क्या है, और है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद सीधा क्या आता है, नाउन, और हमको बनना था आर्टिकल, तो पजेसिव एडजेक्टिव बाद सीधा नाउन आता है तो आर्टिकल आएगा नहीं। 31 का ऑप्शन नंबर सी। रमू हैज बोट बैग ऑफ राइस, नाउन ऑफ नाउन के कंडीशन में आर्टिकल आता है द, लेकिन यहाँ पे द आएगा नहीं क्योंकि यह संख्या भरनी है। बैग ऑफ राइस, रमू ने एक कट्टा चावल खरीदा, तो बैग किसकी ध्वनि है, व्यंजन की, और व्यंजन की ध्वनि के साथ आता है ए, ऑप्शन नंबर ए। 32 का। 33 ही हैज सेंट इन्फॉर्मेशन फॉर मी, इन्फॉर्मेशन सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, कैसा नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। सिंगुलर अनकाउंटेबल के नाउन के आगे ना आर्टिकल आता है ना इसे प्लूरल बना सकते हैं ऐसे या ईएस लगाकर, इसका मतलब 30 के साथ 33 के साथ भी ऑप्शन नंबर सी नो आर्टिकल। डायरेक्शन 34 से 37, राइट प्लूरल वर्ड, प्लूरल फॉर्म लिखनी थी। इरेक्टम, इरेक्टम का मतलब होता है शुद्धि पत्र की भूल। इराटा को प्लूरल में बदलेंगे तो यूएम किस में बदल जाएगा, यूएम बदल जाएगा ए में। इराटम का ऑप्शन नंबर बी इराटा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, इसका भी प्लूरल लिखना है, एलुमनस, एलुमनस एलुमनस, एलुमनस का प्लूरल हो जाएगा एलुमनी, इसका मतलब होता है भूतपूर्व छात्र। एक्सिस का मतलब होता है धुरी, और एक्सिस का प्लूरल हो जाएगा एक्सेस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। 35 का बी। फॉर्मूला, फॉर्मूला का मतलब होता है सूत्र, और इसका राइट होगा, फॉर्मूला भी राइट है और फॉर्मूलाज भी राइट है। फॉर्मूला के दो प्लूरल होते हैं, फॉर्मूला और फॉर्मूलाज, ऑप्शन नंबर सी। 37 का। डायरेक्शन 38 से 40, राइट फेमिनाइन वर्ड, जेंडर चेंज करना था, फेमिनाइन जेंडर लिखना है। अबोट का मतलब होता है संत या महत, संत या महत। एबेस का मतलब होता है साध्वी, तो इसका फेमिनाइन वर्ड क्या हो जाएगा, एबेस, एबोट का एबेस, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है ड्रोन, ड्रोन का मतलब होता है नर मधुमक्खी, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा। बी का मतलब होता है मादा मधुमक्खी, तो 39 का आंसर बी। वोटरी का मतलब होता है समर्थक, जब समर्थक क्या हो, पुरुष, और जब समर्थक क्या हो, महिलाएं, तो महिला समर्थक के लिए आता है वोटारेस, ऑप्शन 40 का ऑप्शन ए राइट। डायरेक्शन 41 से 48, फिल इन द ब्लैंक्स। विनोद इज देन, देन किसको शो कर रहा है, कॉम्पेरेटिव डिग्री को। कॉम्पेरेटिव डिग्री के साथ किसका यूज होता है, देन के साथ होता है ऑल्डर का यूज, तो विनोद इज देन हिज ऑल्डर देन हिज ब्रदर। अगर यहाँ पे आता टू आता देन की जगह तो क्या आता, तो आता एल्डर। आगे है विनोद इज टू हिज ब्रदर, अब यहाँ पे क्या आया है टू, तो टू किसकी मांग करता है, एल्डर की, ऑप्शन बी राइट। मुजफ्फरपुर इज फ्रॉम पटना देन हाजीपुर, देन किसको शो कर रहा है, कॉम्पेरेटिव डिग्री को। कॉम्पेरेटिव डिग्री में एक होता है फर्दर और एक होता है फार्दर। फार्दर ये किसको शो करता है, दूरी को, और ये करता है के अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा को। जब बात किसकी हो, एक्स्ट्रा की हो तो क्या आता है फर्दर, और जब बात दूरी की हो तो फार्दर। यहाँ बात किसकी हो रही है, मुजफ्फरपुर किससे दूर है, पटना से अधिक दूर किससे है, हाजीपुर से, तो यहाँ पे आएगा फार्दर।
ऑप्शन नंबर ए 43 का। इसके बाद है सी कम देन आई एक्सपेक्टेड। यहाँ पर भी कॉम्पिटिटिव डिग्री और कॉम्पिटिटिव डिग्री के साथ कौन से लेटर का यूज होता है? लेटर एल ए टी आर। इसका मतलब होता है के बाद में, के बाद में। सी कम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज? लेटेस्ट न्यूज। लेटेस्ट क्यों आएगा? क्योंकि द किसकी मांग करता है? द करता है सुपरलेटिव डिग्री की, और सुपरलेटिव डिग्री जिसके पीछे क्या जुड़ा हो? ई एस टी जुड़ा हो या क्या जुड़ा हो उसके वर्ड के आगे मोस्ट, तो होती है सुपरलेटिव डिग्री। कॉम्पेरेटिव डिग्री कौन सी होती है? कॉम्पेरेटिव डिग्री वो होती है जिसके आगे क्या जुड़ा हो? मोर, मोर, या फिर उसके पीछे जुड़ा हो ई आर। और ये कब आती है? जब क्या लगा हो? देन या टू। और पॉजिटिव डिग्री एज और एज, इसके बीच में जो होती है वो पॉजिटिव डिग्री होती है। इसके बाद है ही द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। तो ही कैसा है? ही है सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर। तो ये आएगा नहीं। इसके साथ पास सेड आता नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके साथ यूज नहीं होती है। इसके बाद है हेड। हेड के साथ मैन वर्ब नहीं दी गई है, इसका मतलब ये भी सी ऑप्शन सही होगा 46 का। 46 होगा ही हैज पासेड द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। इसके बाद है माई अंकल ए ईयर एगो। एगो किसको शो कर रहा है? एगो कर रहा है पास्ट पार्टिसिपल को। पास्ट पार्टिसिपल मतलब पास्ट सिंपल को शो कर रहा है एगो। और पास्ट सिंपल की यहाँ वर्ब क्या है? डाइज। डाइज किसकी वर्ब है? डाइज तो है प्रेजेंट सिंपल की, तो ये आएगी नहीं। फिर है हैज डाइड। हैज डाइड किसको शो कर रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट को, तो प्रेजेंट परफेक्ट भी यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि एगो किसको शो कर रहा है? पास्ट को, और पास्ट की वर्ब है डाइड। डाइड है वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस। माई अंकल डाइड ए ईयर एगो। इसके बाद है ऑयल ऑन वाटर। ऑयल ऑन वाटर, तो ऑयल है वो हमेशा तैरता है, किसको शो करेगा? प्रेजेंट टेंस को। और फ्लोट्स यहाँ पे क्या होगा? आंसर। चेंज वॉइस, वॉइस को चेंज करना था। सिट डाउन दिया गया था क्या? ऑर्डर। यू आर ऑर्डर टू डाउन। सिट नहीं है, ये भी गलत। इसके बाद है यू आर ऑर्डर सिट डाउन। यू आर ऑर्डर यहाँ पे आना चाहिए था क्या? टू। टू किसका कार्य कर रहा था? कंजक्शन का, लेकिन वो यानी इसका मतलब ऑप्शन बी भी गलत। यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन। क्या आ गया? क्वेश्चन मार्क, इसकी कोई आ सकता थी नहीं। ऑप्शन डी राइट। यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन। मदर सेड ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी क्या है? कहावत है, और कहावत हमेशा कौन से टेंस में रहती है? प्रेजेंट टेंस में ही रहती है। प्रेजेंट टेंस में रहती है, तो मदर सेड ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। मदर सेड दैट ऑनेस्टी वॉज नहीं आएगा, ठीक है। मदर सेड दैट ऑनेस्टी इज, ये सही है। इसके बाद है बावड़ी किसे एकत्र करने का एक पारंपरिक तरीका है? तो बावड़ी जल को एकत्र करने का एक पारंपरिक तरीका है। राजस्थान में सबसे अधिक बावड़ियों का यूज पुराने जमाने में जैसलमेर में होता था। जैसलमेर का कौन सा गांव? कुलधरा गांव, और यहाँ की एक जाति थी पालीवाल, वो जाति इसका यूज सबसे अधिक करती थी। इसके बाद है भूमि में बना गहरा सीढ़ीदार कुआं। भूमि में बना गहरा सीढ़ीदार कुआं होता है बावड़ी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है घरों की छत के ऊपर से वर्षा जल इकट्ठा किया जाता है। घरों की छत के ऊपर से वर्षा जल किस में इकट्ठा करते हैं? टांके में। क्वेश्चन नंबर 54 हमारे शरीर में मुख्य संवेदी अंग है। ये क्लास 5 की आंसर की है। क्वेश्चन
54 हमारे शरीर में मुख्य संवेदी अंग है तो नाक, कान, त्वचा और आंख, ये सभी क्या होते हैं? संवेदी अंग होते हैं। विटामिन ए यहाँ पे था, ने एच नहीं, यहाँ पे क्या था? ए। और आंसर होगा रतौंधी। लेकिन इसमें आपको मिल जाएंगे बोनस अंक। टोटी आभूषण पहना जाता है। टोटी महिलाएं कहाँ पहनती है? कान में। अंगरखी क्या है? अंगरखी देवासियों की जो हम साइड पहनते हैं उसकी जगह क्या होती है? यूज। और ये पुरुषों का क्या है? एक वस्त्र है। बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है? तो बजरंग पूनिया कुश्ती से संबंधित है। कहाँ से है ये? हरियाणा से है। और इन्होंने अपना कौन सा भी मेडल वापस कर दिया सरकार को? पद्म भूषण। निम्नलिखित में से राजस्थान का पारंपरिक नृत्य कौन सा है? तो राजस्थान का पारंपरिक नृत्य है घूमर। धूमल कहाँ का है? धूमल है कश्मीर का नृत्य। ठीक है। कथकली कहाँ का है? कथकली केरल का नृत्य है। और लावणी है महाराष्ट्र का नृत्य। इसके बाद है वन अधिकार अधिनियम वर्ष किस वर्ष पारित किया गया था? तो वन अधिकार अधिनियम 2006 में भारत सरकार के द्वारा पारित किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि वनों के संरक्षण के लिए। इसके बाद है 55 रिफाइनरी किस राज्य में निर्माणाधीन है? कहाँ पे है? राजस्थान के 55 में बालोतरा जिला। B6 मानक की है। भारत सरकार और राजस्थान सरकार का 75-25 का क्या है? हिस्सा है। इसके बाद निम्नलिखित में से राजस्थान का प्रमुख उद्योग कौन सा है? राजस्थान का प्रमुख उद्योग है सीमेंट उद्योग। राजस्थान में भी पहले नंबर पे कौन है? चित्तौड़गढ़। और सफेद सीमेंट कहाँ पे बनता है राजस्थान में? एक तो बनता है गोटन नागौर और दूसरा भोपालगढ़ जोधपुर में। गोटन नागौर और भोपालगढ़ जोधपुर में सफेद सीमेंट के कारखाने। हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। ठीक है। पृथ्वी सूर्य से कौन से नंबर का ग्रह है? तो सूर्य से पृथ्वी तीसरे नंबर का ग्रह है। बुध, शुक्र और पृथ्वी। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह का कोई ज्ञात उपग्रह नहीं है? तो शनि के तो ज्ञात उपग्रह है कितने हैं? 82। मंगल के दो है फोबोस और डीमोस। पृथ्वी का कौन सा है? चंद्रमा। इसका कोई उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट। इसके बाद है लूनी नदी का संबंध किस राज्य से? तो लूनी का राजस्थान से है। कहाँ से निकलती है? अजमेर से। फिर नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा और जालोर में होते हुए कच्छ के रण में क्या हो जाती है? विलीन। इसके बाद राजस्थान में पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? पंचायत का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। बाल विवाह से तात्पर्य है तो इसमें ऑप्शन है वो सही नहीं दिए गए हैं। इस कारण से ये क्वेश्चन भी किस में चला जाएगा? बोनस में। अगला है दहेज लेना है। दहेज लेना क्या है? दहेज लेना अपराध है। अगला क्वेश्चन है महिलाओं की उच्च शिक्षा में बाध्य बाध्य कारण है। तो इसमें पुरुष प्रधान समाज का होना भी बाध्य कारण है। पुरुष प्रधान समाज, महिलाओं के प्रति समाज की संकीर्ण सोच और लैंगिक असमानता उपयुक्त सभी बाल विवाह के कारण है। बाल विवाह के कारण संस्कृति और पारंपरिक प्रथा ये भी है। इसके बाद है गरीबी और असुरक्षा ये भी है। इसके बाद है लैंगिक असमानता और पितृसत्तात्मक समाज ये भी इसका मुख्य कारण है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी ए बी सी। इसके बाद है माता पिता की संपत्ति में अधिकार होना चाहिए। पुत्र और पुत्री दोनों का होना चाहिए। सरपंच के चुनाव होते हैं प्रत्यक्ष जनता के द्वारा। सरपंच के चुनाव होते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन है देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री किससे कौन बनी थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। इसके बाद हिंदी का कराएंगे और हिंदी के बाद मैथ के सर आएंगे, वो आपको मैथ के क्वेश्चन कराएंगे।
नमस्कार के साथ स्वागत है आपका वीर तेजा नव सर्जन संस्थान बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम क्लास 5वीं की हिंदी की उत्तर कुंजी को लेकर बात करने जा रहे हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है मिठास शब्द है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इसमें जो राइट होगा वो होगा भाववाचक संज्ञा। इसमें जो राइट आंसर है वो है भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है जो है मूल सर्वनाम कितने होते हैं। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, सी 11, डी 10। इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। मूल सर्वनाम होते हैं जो 11 होते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ जो होते हैं वो 11 मूल सर्वनाम होते हैं। जो 6 ऑप्शन दे ए में 6 दे रखा है वो सर्वनाम के भेद होते हैं। 6 सर्वनाम के भेद होते हैं और मूल सर्वनाम 11 होते हैं, इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 3। मोहन प्रकाश जी रिक्त स्थान हिंदी पढ़ाते हैं। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करनी है। इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करनी है। इसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो उन्हें है जो इसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा विकारी है। इसमें ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, बी है जो इसमें यहाँ पे क्रिया था जो क्रिया था जो बी ऑप्शन में नहीं है, और सी संबंधबोधक और डी समुच्चय बोधक। तो इसमें सही उत्तर था जो क्रिया था, इसलिए इसमें आपको बोनस दिया जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण की उत्तम अवस्था प्रयुक्त हुई है। विशेषण की 3 अवस्था होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था जो विशेष्य की तुलना की जाती है वो मूलावस्था होती है, मतलब जो सरल वाक्य लिखा जाता है उसमें मूलावस्था होती है। उत्तरावस्था किसी दो के बीच तुलना होती है वहाँ उत्तरावस्था, और एक को जो सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है वहाँ उत्तमावस्था होती है। इसमें उसने सुंदर चित्र बनाया। उत्तमावस्था पूछा है तो वह मुझसे बड़ा है, वह अच्छी कहानियां सुनाता है, हमारी कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, वह सबसे होशियार छात्र है। तो इसमें सही उत्तर होगा वो डी होगा, उत्तमावस्था। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। ऑप्शन ए शिशु सो रहा है, बी बालक खेल रहा है, सी छात्र पढ़ रहा है और डी छात्रा लिख रही है। इसमें जो सही उत्तर है वो है शिशु सो रहा है। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया यहाँ जो लिखा है उसमें वैसे अकर्मक और सकर्मक पता ही है, लेकिन यहाँ जो लिखा है उसमें चारों ऑप्शन ऐसे ही दिख रहे हैं, बट वो क्रिया जिसे हमें करने के लिए किसी बाह्य पदार्थ या कार्य की आवश्यकता होती है वह सकर्मक क्रिया होती है, और अकर्मक जो अपन शारीरिक क्रियाओं से पूर्ण कर सकते हैं उस क्रिया को वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। जैसे शिशु सो रहा है तो इसमें सही उत्तर ये है। बालक खेल रहा है, खेलने के लिए किसी न किसी चीज का अपन को सहारा लेना पड़ेगा। छात्र पढ़ रहा है, पढ़ने के लिए कुछ होगा तभी तो वो पढ़ेगा, और छात्र लिख रहा है, लिखने के लिए भी कुछ न कुछ तो वो लिखेगा, तो किसी बाह्य वस्तु का सहारा लेना पड़े वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए लिपि, बी भाषा, सी वर्ण। तो इसमें सही उत्तर है वो है लिपि। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए अकंठ्य स्वर है, बी आ दीर्घ स्वर है और सी ई मूल स्वर है, डी ई संयुक्त स्वर है। यहाँ जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, ई संयुक्त स्वर नहीं है, ई दीर्घ स्वर है। क्वेश्चन नंबर 9। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं। ऑप्शन ए स, यहाँ ये थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ ये स आएगा, स और है। ऑप्शन बी त, थ, द, ध, सी ट, ठ, ड, ढ, और डी में च, छ, ज और ज। तो इसमें ऊष्म व्यंजन का पूछा है, ऑप्शन ए सही है। यहाँ थोड़ा ये स प्रिंटिंग मिस्टेक है तो इसका ऑप्शन ए सही माना जाएगा। निम्नांकित में से महाप्राण वर्ण है। ऑप्शन ए ऑप्शन बी ल और ऑप्शन सी व और ऑप्शन डी स।
तो इसमें से महाप्राण का पूछा है। महाप्राण कौन से होते हैं और अल्प प्राण कौन से होते हैं? अल्प प्राण हिंदी वर्णमाला में किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है वो अल्प प्राण होता है, और दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। य, र, ल और व ये भी अल्प प्राण में होते हैं, सभी सवर्ण अल्प प्राण होते हैं, और स, ह ये होते हैं जो महाप्राण होते हैं। इसमें स है जो ये महाप्राण है। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही उत्तर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? अर्थ के आधार पर संज्ञा के जो प्रकार होते हैं वो सामान्य प्रकार को ही अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार माने जाते हैं, जो 3 होते हैं। प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द है। ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द मुक्त होता है। और क्वेश्चन नंबर 13 अशुद्ध विलोम युग में ऑप्शन ए निंद्य स्तुत्य। इसमें क्या पूछा है? अशुद्ध पूछा है, तो निंद्य स्तुत्य ये सही है। निश्चित का विलोम शब्द विहित होता है। निर्मल का विलोम शब्द अम्ल नहीं होता है, निर्मल का विलोम शब्द होता है मलिन। निर्मल का विलोम शब्द क्या होता है? मलिन। और डी इथि का विलोम शब्द अथ होता है। गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 गणतंत्र का विलोम शब्द ऑप्शन ए लोकतंत्र, ऑप्शन बी स्वतंत्र, ऑप्शन सी निजतंत्र और ऑप्शन डी राजतंत्र। गणतंत्र का जो विलोम शब्द होगा वो होगा राजतंत्र। लोकतंत्र को गणतंत्र का पर्यायवाची शब्द माना जाता है। निम्नलिखित से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए निशा, ऑप्शन बी विभावरी, ऑप्शन सी यामिनी और ऑप्शन डी तिमिर। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी तिमिर है, जो अंधकार का पर्यायवाची है, रात का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? ऑप्शन ए अग्नि, वहनी, अनिल, ऑप्शन बी पाषाण, अस्म, उत्पल, सी व्योम, नभ, अंबर और डी पयोदर, उरोज, सरोज। तो इसमें परस्पर पर्यायवाची पूछे है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें सारे पर्यायवाची है? अग्नि, वहनी, अनिल। अनिल है जो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें ये बार हो गया बी पाषाण, अस्म, उत्पल। इसमें उत्पल है जो पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, उत्पल कमल का पर्यायवाची है। ऑप्शन सी व्योम, नभ, अंबर ये तीनों है जो तीनों परस्पर पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए सरिता, तरंगिणी, तरणी और निर्झरिणी। तो इसमें नदी का पर्यायवाची सरिता होता है, तरंगिणी होता है, तरणी होता है और निर्झरिणी ये जल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन झणिक का विलोम शब्द होगा। यहाँ ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ जो शब्द था वो था क्षणिक। क्षणिक का विलोम शब्द होता है शाश्वत। आधा तीतर आधा बटेर इसका उचित अर्थ है वो है ऑप्शन डी बेमेल और बेढंगा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन तू डाल डाल मैं पात पात लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन ए एक से बढ़कर एक चालाक, एक दूसरे पर दोषारोपण करना, एक दूसरे का पीछा करना और एक दूसरे को परास्त करना। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा एक से बढ़कर एक चालाक। नेक्स्ट क्वेश्चन गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास कहावत का अर्थ है। तो इस ऑप्शन ए पुण्यात्मा, तीर्थयात्री, अवसरवादी या स्वार्थी। इसमें जो सही उत्तर है वो है अवसरवादी। छाती पर मूंग दलना का अर्थ है ऑप्शन ए घबरा जाना, ऑप्शन बी परिश्रम करना, ऑप्शन सी बहुत परेशान करना, ऑप्शन डी दुखी होना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी बहुत परेशान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ कार्य समाप्ति में देरी होना है? ऑप्शन ए सड़क नापना, बी दिल्ली दूर होना, सी दो नावों पर सवार होना और डी हथेली पर सरसों उगाना। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी दिल्ली दूर होना।
कार्य समाप्ति में देर होना, इस मुहावरे का अर्थ है दिल्ली दूर होना। वाक्य के घटक होते हैं ऑप्शन ए उद्देश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, कर्म और विशेषण। वाक्य के मुख्य घटक होते हैं वो दो होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए। क्वेश्चन नेक्स्ट, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन ए कुछ, बी क्या, और ऑप्शन सी जो, ऑप्शन डी यह। इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए कुछ। कुछ है जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीर तेजा नवसृजन संस्थान का यूट्यूब चैनल। और हम आज हमारी टीम के साथ में जो हमारे द्वारा आयोजित ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा की आंसर की जारी कर रहे हैं, तो मैं आपको गणित के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और प्रत्येक प्रश्न को विस्तृत रूप से, विधिवत रूप से आपको हल कराऊंगा। और शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न लाभ हानि से उठाया गया है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% की छूट देता है। कितने परसेंट 40% छूट देता है? 40% की। 40% छूट देता है, इसका मतलब वो 60% पर बेचता है। और हमारा अंकित मूल्य कितना है? 2400 रुपए। अब 2400 पर वो 60% पर बेचता है, तो 2400 का हम क्या ज्ञात कर लेंगे? 60%। 2400 गुणा 60 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 24 सके 144 और पीछे एक जीरो। ठीक है, तो हमारा जो बेचता है विक्रय मूल्य वो कितना आ गया? 1440 रुपए में। अब ये बोल रहा है कि 1440 रुपए में बेचता है और इसको लाभ होता है 20% का। कितने का होता है? 20% का। 40% छूट के बाद में भी उसको 20% लाभ होता है। तो हमने 2400 रुपए पर 40% की छूट दे दी। 24 रुपए पर 40% छूट मतलब 2400 गुणा 60 बटा 100। और हमने वस्तु को बेच दी 1440 रुपए में। और 1440 रुपए में बेचने के बाद भी हमने 20% का लाभ प्राप्त कर लिया। अब लाभ प्राप्त किया, इसका मतलब 100 से ज्यादा, 100% का मतलब होता है क्रय मूल्य। और अगर हानि होती है तो 100% में से कमी कर लेते हैं, और लाभ होता है तो 100% में वृद्धि कर लेते हैं। हमको यह क्या होता है? लाभ होता है। कितने परसेंट होता है? 20%। तो हम 100 में वृद्धि कर लेते हैं। तो हो जाएगा 100 में 20 कितनी वृद्धि करनी है? 20% वृद्धि करनी है। तो हो जाएगा 120%। और 120% बराबर कितना है? 1440। और हमको ज्ञात करना है क्रय मूल्य। क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि क्रय मूल्य होता है 100% किसी वस्तु का। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? एक एक नियम से हम बचपन में पढ़ा होगा, मास्टर जी ने पढ़ाया होगा कि 1440 बटा 120। अब ये तो आ गया 1% बराबर। हमको क्या करना है? क्रय मूल्य। तो कितने परसेंट बराबर? 100% बराबर। तो 100% बराबर 1440 बटा 120 और गुणा 100। जीरो से जीरो क्या हो गया? कट गया। और 12 का भाग 144 में कितनी बार गया? 12 बार। और पीछे गुणा कैसे करना है? 100 से। 12 गुणा 100 बराबर कितना हो जाएगा? 1200। क्रय मूल्य कितना आ गया? 1200। तो इसका उत्तर क्या है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1200। अब आगे वाला प्रश्न हमारा उठाया गया है साल समय से। उससे पहले हम इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। एक आदमी 64 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूटर द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है। अब जैसे कोई ये स्थान है ए से बी तक, और वो किससे तय करता है? स्कूटर द्वारा। अब वापस वो गति सेम टू सेम दूरी है, और वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाकर प्रारंभिक स्थान पर लौटता है। जितनी भी दूरी उसने तय की, चाहे वो ए से बी तक गया स्कूटर से, वो भी 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और वापस वो आया है 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। इसमें दूरी नहीं बदली है, दूरी सेम टू सेम है। तो क्या करेंगे? जब दूरी समान हो तो औसत साल ज्ञात करने का हमारे पास एक फॉर्मूला है। औसत साल बराबर एवरेज स्पीड इक्वल औसत साल बराबर 2ab बटा a प्लस बी। 2 की जगह 2 गुणा a का मान क्या है? पहली चाल हमारी कितनी है? 64। तो a का मान हम रख देंगे 64 गुणा b का मान हमारे पास है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, तो b की जगह हम रख देंगे 16 बटा a प्लस बी। 64 प्लस 16, 64 प्लस 16। ऐसा नहीं कि यहां प्लस लिखा हुआ है आप 64 से 64 काट दें तो आपका उत्तर गलत होगा। हमको क्या करना है? पहले प्लस को हटाना है। करता हमेशा गुणे में ही है। तो क्या करेंगे? 2 गुणा 64 गुणा 16, और 64 और 16 कितने हो जाते हैं? 80। अब देखो 16 का भाग 80 में कितनी बार गया? 5 बार। अब 5 से ये कोई भी चीज कट नहीं रही है तो गुणा कर देंगे। 64 गुणा 2 जाएंगे 128, और बट्टे में 5। 5 का भाग 12 में गया, 5 दूनी 10,
पीछे बचे 2, यहां हो जाएंगे 28 और 5 का भाग 28 में गया, 5 पंजे 25, पीछे बचेंगे 3। पॉइंट लगाने के बाद क्या हो जाएगा, 3 के पीछे 0 लग जाएगा। 30 में कितनी बार गया, 6 बार, 25.6। तो 25.6 आपका पहले ऑप्शन लिखा हुआ है 25.6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो अगले प्रश्न पर, तो उससे पहले इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, सॉरी। हाँ, अगला प्रश्न है, 5 महिलाएं एक कार्य को 8 दिन में करती है और 5 आदमी उसी कार्य को 6 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे। यहां पर ये बोल रहे हैं कि 5 महिलाएं कार्य को 6 दिन में करती है और 5 महिलाएं करती है, सॉरी 8 दिन में, और 5 आदमी करते हैं 6 दिन में। और ये बोल रहे हैं दोनों साथ में मिलकर कब करेंगे। उसमें व्यक्तियों और महिलाओं की संख्या चेंज नहीं की है, तो सीधा सीधा क्या करेंगे, दिनों को एक एक बट्टे में लिख दो। तो 1/8 और प्लस 1/6, 8 और 6 का लसाव आ जाएगा 24। लसाव आ जाएगा इसका 24। 8 का भाग 24 में कितनी बार गया, 3 बार। बीच में चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। 6 का भाग 24 में गया 4 बार। 4 और 3 कितने हो गए, 7 और बटा 24। अब वापस इसको जब हमने व्युत्क्रम किया था, इसको वापस सीधा कर लेंगे, आ जाएगा 24/7। 7 का भाग 24 में गया, 7 3 21, पीछे बचे 3 और बट्टे में क्या है 7। तो कितना आ जाएगा, 3 सही 3/7 दिनों में जब दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे, 3 सही 3/7 दिनों में। और ये आपके कौन से ऑप्शन में है, ये भी आपके पहले ऑप्शन के अंदर है। चलो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे वाला प्रश्न देखते हैं, उससे पहले थोड़ा इसको साफ कर देते हैं। एक लंबवर्तीय बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है। एक लंबवर्तीय बेलन का व्यास कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। अब देखो हमारे पास किसी भी बेलन का चाहे क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, चाहे आयतन ज्ञात करना हो, तो हमको व्यास नहीं त्रिज्या चाहिए। क्या चाहिए, त्रिज्या आर। और त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है। तो हमारे पास व्यास कितना है 14, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14/2 बराबर 7। त्रिज्या आ जाएगी 7। अब हमको क्या ज्ञात करना है, कि क्या बोल रहा है, इसकी ऊंचाई दी हुई है 2 सेंटीमीटर, तो एच का मान कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। अब हमको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन के 2 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, एक में पास वाले इधर उधर साइड वाले जो गोलों का आयतन भी सॉरी वृत्त होता है उसका क्षेत्रफल भी साथ में होता है, तो संपूर्ण पृष्ठीय। और उन दोनों को छोड़कर अगर बीच वाले भाग का बेलन का जो क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है उसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h प्लस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2π और r+h। अब देखो मान रख दे सूत्र में, 2 का मान 2, पाई का मान होता है 22/7। हालांकि 2 मान होते हैं पाई के, एक 22/7 और एक 3.14। जब तक प्रश्न में कुछ कहा नहीं जाए तब तक 22/7 ही लेना है, गुणा h। r का मान होता है, क्या दिया हुआ है इसमें प्रश्न में 7, गुणा h का मान दिया हुआ है 2, तो हम यहां रख देंगे 2। प्लस में 2πr, 2 की जगह 2, पाई का मान 22/7 और r का मान हम क्या लेना है, r का मान दिया हुआ है 7, यहां भी वही सेम मान रखेंगे 7। कोष्टक में r+h, r कितना है 7 और h कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 7 + 2। अब देखो 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 22 दूनी 44, 44 दूनी कितनी हो गई 88। और प्लस में यहां भी 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आ जाएगा 22 दूनी 44 और 44 गुणा 7 और 2 कितने हो गए 9, 936 हासिल गई 3, 936 और 3 कितने हो गए 396। तो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया 88, संपूर्ण पृष्ठीय कितना आया 396। अब इन दोनों क्या ज्ञात करना है, या योग ज्ञात करना है। आप इन दोनों का योग ज्ञात करेंगे, 396 और 88 कितने हो जाएंगे 484। आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, ए 484। चलो देखते हैं दूसरे वाला प्रश्न, आगे वाला प्रश्न। इसको पहले थोड़ा साफ कर देते हैं।
चलो आगे वाला प्रश्न देखते हैं। चिराग एक पेंटिंग को 12 दिनों में करता है। चिराग एक पेंटिंग कितने दिनों में करता है? 12 दिनों में। पंकज उसी पेंटिंग को 8 दिनों में करता है। जोगी उस पेंटिंग को 10 दिन में करता है। यदि चिराग और जोगी दोनों मिलकर इस पेंटिंग को कार्य करें तो कितने दिन में पूरा होगा? जैसे कि पहला एक और सात समय का सवाल आया था, सॉरी इसमें कार्य समय का, तब मैंने कहा था कि दिनों को एक के व्युत्क्रम में लिखो, दिनों को व्युत्क्रम में लिखो और उनका योग याद कर लो और पुनः उसका व्युत्क्रम करके उसका मान आ जाएगा। तो कैसे? अब पूछा किसका है? एक तो पूछा है चिराग का और दूसरा किसका पूछा है? योगी का। चिराग कितने दिनों में करता है भाई? 12 दिनों में। तो कितना हो जाएगा? 1/12 और बीच में किसका? प्लस का। जोगी कितने दिनों में करता है? 10 दिन में। तो यहां कितना आ जाएगा? 1/10। अब इन दोनों का लसब ले लो। 12 और 10 का लसब कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा? 12 और 10 का एलसीएम आएगा 60। कितना आएगा? 60। अब देखो 12 का भाग 60 में कितनी बार गया? 5 बार। बीच में चिन्ह किसका है? प्लस का। 10 का भाग 60 में कितनी बार गया? 6 बार। 6 और 5 कितने हो गए? 11। बटे में कितना आ गया? 60। अब देखो क्या करना है, हमने यहां व्युत्क्रम किया था 1 के बटे में, इसको वापस क्या कर देंगे? सीधा कर देंगे। तो इतना आ जाएगा 60/11। 11 का भाग 60 में कितनी बार गया? 5 बार। 11 पंजे 55, पीछे कितना बचा? 5 और बटे में क्या लिख दोगे? 11। तो दोनों साथ मिलकर करेंगे, कितना टाइम लगेगा? 5 सही 5/11, जो आपके कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन। आपका कौन सा ऑप्शन राइट है? बी ऑप्शन इसमें राइट है। आगे देखो अगले वाला सवाल देखते हैं, उससे पहले हम थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं। अब देखो आगे वाला सवाल है, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं मैं इसको ताकि साफ दिखे। ये एक शहर में सड़कों की संख्या हर वर्ष 25% बढ़ जाती है। कितने परसेंट की दर से बढ़ती है? 25% की दर से बढ़ती है। और यदि शहर में सड़कों की संख्या 25,000 है तो 2 वर्ष पहले सड़कों की संख्या कितनी थी? अगर आज सड़कों की संख्या इसने कितनी दे रखी है कि आज वर्तमान में सड़कों की संख्या 25,000 है, लेकिन हर वर्ष कितनी बढ़ती है? 25% बढ़ जाती है। तो ये पूछ रहा है 2 वर्ष पहले कितनी थी। अगर आगे वाली पढ़ते, आगे वाली पूछते तो हम 25% में कितनी वृद्धि करते? एक साल में 25%, दूसरे साल और 25% करते हैं। लेकिन ये बोल रहा है कि पीछे कितनी वृद्धि हुई, 2 साल पहले कितनी थी। तो क्या करना है, अगर आज से अगली वाली पूछते तो हम इस प्रकार से करते हैं, नहीं करते कि 25,000 गुणा कितने परसेंट वृद्धि करनी है? 25% वृद्धि करनी है। तो 100 में 25 जोड़ दो, कितना जाएगा? 125 और बटे में 100। एक साल का ये हो जाएगा, दूसरे साल का और ऐसा कैसा सेम हो जाएगा। लेकिन ये क्या पूछ रहा है कि 2 वर्ष पहले क्या थी? तो 2 वर्ष पहले के लिए क्या करना पड़ता है? अगर आपको 2 वर्ष पहले पूछ लिया जाए तो कुछ भी नहीं करना है। आगे पूछे तो 125/100 और पीछे पूछे तो 100/125, बस उल्टा। तो कितना हो जाएगा? 100/125। ये कितने साल का है? 1 साल का। हमने पूछे कितना साल का है? 2 साल का। तो पुनः 100/125। अब देखो अब यहां कितना लिखा हुआ? 125। 25 का भाग इसमें गया 4 बार और इसमें कितनी बार गया? 5 बार। 25 का भाग इसमें 4 बार, इसमें कितनी बार गया? 5 बार। ये 5 गुणा 5 कितने हो जाएंगे? 25। और इस 25 का भाग इसमें दे देंगे 25,000 में, कितनी बार गया? 1000 बार। कितनी बार गया? 1000 बार। इधर क्या होया? 4 गुणा 1000। 4 गुणा 4 कितने हो जाएंगे? 16 और 16 और 1000 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 16,000। तो आज से 2 वर्ष पूर्व सड़कों की संख्या कितनी थी? 16,000 थी। कितनी हजार थी? 16,000, जो आपके कौन से ऑप्शन में राइट है? बी ऑप्शन में। तो आपको इसका ऑप्शन उत्तर क्या करना था? बी भरना था, जिससे आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब हम करते हैं अगला वाला क्वेश्चन। हाँ, आगे वाला प्रश्न आ गया है। हनुमान बेनीवाल ने नागौर में एक सड़क निर्माण पर 25 करोड़ रुपए खर्च किए। कितने खर्च किए? 25 करोड़। एक सड़क का कितना खर्च किया उसने? 25 करोड़। और एक स्कूल पर वो कितने खर्च करते हैं? 5 करोड़। सांसद महोदय ने क्या किया कि वो हमेशा सड़क पर, एक सड़क बनाने में 25 करोड़ रुपए व्यय करते हैं और स्कूल पर कितनी व्यय करते हैं? 5 करोड़ रुपए व्यय करते हैं।
और इस तरह की कुल 3 सड़कें और 5 स्कूल। देखो एक सड़क का कितना है 25 करोड़, 3 सड़कों का कितना हो जाएगा, 3 सड़कों का 3 गुणा 25 करोड़, 3 गुणा 25 करोड़ कितना आ जाएगा आपका 75 करोड़। कितना, सॉरी कितना आ जाएगा 75 करोड़। आप देखो, और स्कूल कितने बनाते हैं 5 स्कूल बनाते हैं। कितने स्कूल 5 स्कूल। एक स्कूल का कितना करोड़ 5 करोड़। तो 5 स्कूलों का कितना हो जाएगा 5 गुणा 5 बराबर कितना करोड़ हो जाएगा 25 करोड़, 25 करोड़। आप देखो बेनीवाल ने अपने 400 करोड़ के बजट में से कितना प्रतिशत सड़क और स्कूल पर खर्च किया। कुल बजट कितना है 400, उसमें से खर्च कितना कर दिया 25 यहां कर दिया, 75 यहां कर दिया, टोटल कितना हो जाएगा 100 करोड़ रुपए उसने क्या कर दिया खर्च कर दिया। अब देखो टोटल कितना था 400, उसमें से खर्च कितना किया 100, ऊपर क्या लिख देंगे 100। प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा 100% से क्या किया जाता है गुणा किया जाता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 4 का भाग 100 में कितनी बार गया 25 बार। तो बेनीवाल साहब ने इन पर सड़क और स्कूल पर कितना खर्च कर दिया 25%, जो आपके कौन से ऑप्शन में है डी ऑप्शन में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। अगले वाला प्रश्न करते हैं। मंगना राम जी की कुल आय 5500 है और वह कितना है 7500। देखो आय कितनी है, आय है 9500 और सॉरी 95,000, सॉरी 95,000 और वह कितना है वह है 75,000। वह कितना है 75,000। अब देखो आगे बोल रहे हैं उनकी आय में 20% की वृद्धि और व्यय में 10% की कमी। चलो इसकी आय में 20% क्या कर देते हैं वृद्धि। 20% वृद्धि मतलब 120 गुणा 100, क्या लिख देता हूं मैं 95,000 गुणा 120 बटा 100। 20% वृद्धि 100 में 20 जोड़ो और प्रतिशत बटन क्या आ जाएगा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए कट गए, कितना आ जाएगा 950 गुणा 120। इनको आपस में क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे। 2 जीरो में पहले लिख देता हूं और 12 में 60 का जीरो हासिल गई 6, 12 में 108 और 6 कितने हो गए 114। कितना आ जाएगा 1,14,000 रुपए। तो उनकी अब आय कितनी हो गई है 1,14,000। पहले थी 95,000, अब 20% बढ़ गई है, अब उनकी आय हो गई 1,14,000 रुपए। आगे इनका व्यय दिया हुआ है 75,000। व्यय कितना दिया हुआ है 75,000। व्यय में भी कितना परसेंट वृद्धि हो जाती है, देखो ज्यादा पैसे आएंगे थोड़ा खर्च भी ज्यादा होंगे, तो व्यय में भी 10% उन्होंने क्या कर दी वृद्धि कर दी। तो 110 बटा 100, जीरो से जीरो कट गए आ जाएगा 750 और गुणा 110। 2 जीरो पहले ले लेता मैं, ये वाला और ये वाला, 11 पंजे 55 हासिल गई 5 और 77 77 और 5 कितने हो गए 82,500। अब ये पूछ रहे हैं तो कुल बचत कितनी होगी। वह सॉरी आय कितनी है, आय है 1,14,000। आय कितनी है 1,14,000। खर्च कितना है 82,000 और 500, 82,000 और 500। हमको क्या ज्ञात करना है बचत। इतनी तो उनकी आय है, इतना ये खर्च कर देते हैं। शेष कितना बचेगा 0, इसकी जगह 0। 10 में से 5 के पीछे बचा 5, 3 में से 2 के पीछे बचा 1 और 11 में से 8 के पीछे बचा 3, 31,500। सॉरी अच्छा व्यय में 10% कमी थी। व्यय में 10% क्या थी कमी थी, तो हम क्या कर देंगे व्यय में 10% सॉरी वृद्धि नहीं थी, व्यय में 10% कमी थी, तो क्या करेंगे 75,000 गुणा कमी करना है तो 100 में से घटा दो 90 बटा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। कितना हो जाएगा 7500 गुणा 9 आ जाएगा 0 0, 9 पंजे 45 और असल लगी 4, 9 7 63 और 4 कर देंगे 67,500। अब देखो हमारी व्यय कितना है 67,500 और आय कितनी है 1,14,000। अब इसमें से माइनस कर लेंगे 1,14,000 माइनस 67,500 बराबर कितना आ जाएगा 46,500 रुपए। तो उत्तर कितना हो जाएगा 46,500 रुपए। चलो आगे वाला प्रश्न। मोहन ने 2,832 रुपए में एक टेबल बेच रहा है। यदि उसका लाभ कितना है 18%।
लाभ कितना है 18%। बेच रहा है इसका मतलब ये विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य, और इस पर कितना लाभ प्राप्त करता है 18% लाभ प्राप्त करता है। क्रय मूल्य इसका 100% होता है, लाभ 18% है, इसका मतलब ये कितने पर बेच रहा है 118% पर बेच रहा है। प्रतिशत में कितने पर बेच रहा है 118% पर। और विक्रय मूल्य कितना है इसका 2832, 2832। अब देखो 1% बराबर कितना हो जाएगा 2832 बटा 118, और हमको ज्ञात करना है क्रय मूल्य मतलब 100%। कितना हो जाएगा 2832 बटा 118 गुणा 100। अब 2 से हम क्या कर लेंगे, इसको काट देंगे। इसमें 2 से काटेंगे ये कितना आ जाएगा 59, और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 में 1 बार, 8 में 4 बार, 3 में 1 बार, और 12 में कितनी बार गया 6 बार। आ जाएगा 1416 बटा 59 गुणा 100। अब देखो 59 का हम इसमें क्या दे देंगे भाग, 59 का भाग 41 में गया 1 बार, पीछे बचेगा 2 और 20, 22 और 1 23, कितना आ जाएगा 236, 236 में दिया जाएगा 4 बार, और गुणा कैसे कर देंगे 100 से, कितना आ जाएगा 1400। हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1400। क्रय मूल्य 1400 है, इस पर कितना परसेंट लाभ लिया 18% लाभ लिया, सॉरी 2400, क्यों 59 का भाग 141 में 2 बार गया, तो कितना आ जाएगा 2400। हमारा क्रय मूल्य कितना है 2400, लाभ लिया 18% और बेचा कितने में 2832 में, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 2400, क्योंकि 59 का भाग 141 में गया 2 बार गया, पीछे बचेगा 23, और यहां हो जाएगा पीछे 6, 236, और कितनी बार जाएगा 4 बार, आ जाएगा 2400। तो क्रय मूल्य आ जाएगा हमारा 2400, इस पर लाभ लिया 18% और बेच दिया 2832 में। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं। रमेश ने अपने दोस्त सोहन से 20,000 रुपए उधार लिए। कितने उधार लिए 20,000 उधार लिए। जो शुरुआत में उधार लिए या दिए जाते हैं वो हमेशा मूलधन होता है। क्या होता है मूलधन, और मूलधन कितना दिया हुआ है 20,000 रुपए। कितने हजार रुपए 20,000 रुपए। उसके बाद ये बोल रहा है कि 6 महीनों में उसने सोहन को कुल 21,000 रुपए वापस क्या कर दिए लौटा दिए। समय कितना दिया हुआ है 6 महीने। समय दिया हुआ है 6 महीने। 6 महीने मतलब 1/2 वर्ष। कैसे होगा 6 में 12 का क्या दे देते हैं 6/12 बराबर 1/2 वर्ष। कितना वर्ष 1/2 वर्ष। और उसके बाद में ये बोल रहा है 21,000 टोटल वापस कितने रुपए दिए 21,000। मैंने लिए कितने थे 20,000। अब वापस कितना दे रहा है वो 21,000। इसका मतलब ब्याज कितना मिल गया उसको 1,000 रुपए। ब्याज कितना मिल गया 1,000 रुपए। हमारे पास ब्याज आ गया 1,000 रुपए 1,000 रुपए। अब देखो हमारे पास ब्याज आ गया, हमारे पास समय है, हमारे पास मूलधन है, तो हम हमारे सूत्र से क्या ज्ञात कर सकते हैं दर। और दर ज्ञात करने का फॉर्मूला आपने बच्चों पढ़ा होगा। दर ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है ब्याज गुणा 100। ब्याज गुणा 100 और बटे में क्या होता है बटे में क्या होता है मूलधन गुणा समय। मूलधन गुणा समय, ये मूलधन और ये गुणा समय। ब्याज की जगह क्या लिखेंगे हम, ब्याज हमारा कितना आया था 1,000 रुपए आया था, और गुणा कैसे करेंगे फॉर्मूले में 100 से। मूलधन कितना था हमारा 20,000। क्या था 20,000 और गुणा समय कितना है 1/2 वर्ष। 1/2 वर्ष। तो यह 1/2 लिखूंगा तो ये बट्टे में क्या आ जाएगा नीचे 2 हो जाएगा, वो हमेशा कहां चला जाएगा ऊपर आ जाता है। तो 1 यहाँ रह जाएगा, 2 आपका कहां जाएगा वापस ऊपर। अब देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 यहां पीछे क्या बचा 2, और 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहां ऊपर सिर्फ कितना बचा 10। तो दर आपकी कितनी परसेंट आ जाएगी 10% आपकी क्या आ जाएगी दर। हमने मूलधन कितना था मूलधन 20,000 रुपए था। समय कितना था 6 महीने था। महीनों को वर्ष में बदल दिया क्योंकि दर हमेशा कितने में क्या आई है वार्षिक आई है। 1/2 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद ब्याज हमारा ब्याज कैसे प्राप्त किया कि 20,000 रुपए दिए 21,000 लिए, तो ब्याज कितना आ गया 1,000 रुपए। ये ब्याज आ गया आपका 1,000 रुपए। अब हमारे पास मूलधन है, समय है, ब्याज है, तो दर आराम से ज्ञात कर सकते हैं। और दर ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा समय। ब्याज कितना 1,000 गुणा 100 बटे मूलधन कितना है 20,000। कैसा ये 2 ऊपर कहां से है 2 ऊपर कहां से है, जैसे मैं 1 के बटे में 2 लिखूंगा ना तो ये 2 वापस कहां जाएगा ऊपर। तो ये मैंने 2 यहां बटे में लेके कहां लिख दिया ऊपर। तो ये 2 यहां से यहां आ गया, तो 4 0 से 4 0 कट गए, 2 से 2 कट गए, पीछे ऊपर क्या बचेगा सिर्फ 10%।
तो हमारी दर कितनी आई? 10%। कौन से ऑप्शन में है हमारी दर 10%? पहले ऑप्शन पड़ी, तो आपका इसका उत्तर क्या करना था? ऑप्शन नंबर 1। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांच घंटियां सुबह 9 बजे से एक साथ बजना शुरू होती है। 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड, 36 सेकंड और 45 सेकंड के अंतराल पर बजती है। घंटियां फिर से किस समय एक साथ बजती है? अब देखो, जब घंटियों वाला सवाल आए तो उस सवाल हमको ज्ञात करना है एलसीएम। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लसब, वह छोटी सी छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग जाता हो, एलसीएम कहलाता है। तो घंटियों वाले सवाल में एक साथ कब बजती है या एक समय दौड़कर पुनः वापस कब मिलेंगे, तो ऐसे ऐसे सवालों में क्या ज्ञात करना होता है? एलसीएम। और उसमें क्या ज्ञात कर लेंगे? एलसीएम। कौन कौन संख्या होगा? पहला है 12 सेकंड, तो ये कर लेंगे 12। फिर कितना आ जाएगा? 18, फिर 24, फिर 36, फिर 45। अब एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। छोटी छोटी संख्या का भाग देना, इसमें किसका भाग जाएगा? 2 का। 2 का भाग 12 में कितनी बार गया? 6 बार। 18 में 9 बार, 24 में 12 बार, 36 में 18 बार, 45 में नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, 45 की जगह क्या लिख देते हैं? 45। अब किसका भाग देना है? पुनः 2 का भाग देना है। 2 का भाग 6 में कितनी बार गया? 3 बार। 9 में जाता नहीं है, 9 की जगह क्या लिखेंगे? 9। 12 में कितनी बार गया? 6 बार। 18 में कितनी बार गया? 9 बार। 45 जगह क्या लिखेंगे? 45। अब किसका भाग जा रहा है? 2 का भाग अभी भी जा रहा है, किस में जा रहा है? 6 में जा रहा है। चलो दे देते हैं। 3 में नहीं जा रहा है, 3 की जगह 3। 9 में नहीं जा रहा है, 9 की जगह 9। 6 में किसका जा रहा है? कितनी बार जा रहा है? 3 बार। 9 की जगह 9 और 45 की जगह 45। अब किसका देंगे? 3 का। 3 का भाग 3 में कितनी बार गया? 1 बार। 9 में कितनी बार गया? 3 बार। 3 में 1 बार, 9 में 3 बार और 45 में कितनी बार गया? 15 बार। अभी भी किसका जा रहा है? 3 का भाग जा रहा है। 1 की जगह 1, 3 में कितनी बार गया? 1 बार। 1 की जगह 1 और इस 3 में गया 1 बार और 15 में कितनी बार गया? 5 बार। अब लास्ट किसका भाग जा रहा है? 5 का। 5 का भाग 5 में कितनी बार गया? 1 बार। अब हमारा एलसीएम आ गया। क्या आया? 2 गुणा 2 गुणा 2 2 2 कितनी बार आया? 3 बार। और 3 कितनी बार है? 2 बार गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24, 24 तिये 72 और 72 गुणा 5 कितना आ जाएगा? 72 गुणा 5 0 और हासिल लगी 1, 7 पंजे 35 और 1 36, 360। अब हमारे पास आया है एलसीएम कितना आया? 360, जो किस में आया है? सेकंड में आया है। और यहां पर जो समय दिया हुआ है वो घंटे और मिनट में दिया हुआ है, तो सेकंड को किस में बदलना पड़ेगा? मिनट में। सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 का भाग दिया जाता है। तो 60 का भाग 360 में कितनी बार गया? 6 बार। कितनी मिनट आ जाएगा भाई? 6 मिनट। अब देखो, सुबह शुरुआत में पुनः पहले कितने बजे बजी थी? 9 बजे। कितने बजे बजी थी? 9 बजे। अब ये वापस कितने मिनट बाद बज रही है? 6 मिनट बाद। कितने मिनट बाद? 6 मिनट बाद। तो हमारी घंटी कितने बजे बजेगी? सुबह 9:06 पर ये बज जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? बी। गुड, आगे देखते हैं। मीरा अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करती है। वेतन का 5% किस पर खर्च कर देती है? वृद्धा आश्रम पर। यदि भोजन और वृद्धा आश्रम दोनों पर ही, भोजन और वृद्धा आश्रम दोनों पर कितना खर्च करती है? 28,500। तो 45 भोजन पर, 5% वृद्धा पर। तो 45 और 5 कितने हो जाएंगे? 45 और 5 कितने हो जाएंगे? 50%। 50% का मतलब होता है, किसी भी चीज का 50% का मतलब होता है आधा। कितना होता है? आधा। तो आधा कितना है? आधा 28,500 है। आधा 28,500 है। कितना खर्च करती है? 28,500। तो 50% बराबर कितना है? 28,500। तो किसी धन का आधा 28,500 है, पूरा मतलब 100%। पूरा मतलब है 100%। तो कितना हो जाएगा? 57,000। कितना हो जाएगा? 57,000। तो इसका उत्तर क्या था?
बी ऑप्शन में था 57,000। आगे वाला प्रश्न देखते हैं। राजू हर दिन ट्रैक्टर में 1,000 रुपए का तेल डालता है और 1700 को कमाई करता है। देख लो भाई, 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए, 1700 कमाई, 700 सीधा सीधा प्रॉफिट। उसके बाद में देखते हैं आगे ये क्या बोलता है। उसमें से 200 रुपए इसके और चला जाता है बेचारे के। किसमें चला जाता है कि रख रखाव पर। अब ट्रैक्टर में कहीं टायर है, बड़ा कोई इंजन घसीजिए तो बींगा भी तो लगे को लगे, 200 रुपया बींगा लाग जिए। जिना कितना हो गया, 1,000 रुपया को तेल गा दियो, 200 इंगा, 1,000 और 200 कितने हो गए, 1,200 रुपए। कितने हो जाएंगे, 1,200 रुपए। तो घरों कितना लग गया, 1,200 रुपया। खर्चों कितना लग गया, 1,200 रुपया खर्चो लग गया। कमाई कितनी कर ली, 1700। तो बचत कितनी है अपनी भाई, भाई रोज की बचत कितनी है, 500 रुपए बचत है कि नहीं है। 1,200 रुपए खर्चो करो, 1700 रुपए कमाओ, 500 रुपए गाजरी कर, दिन बदे घर आ जियो, तो 500 रुपए का अपने बचत होगी। और ओके पूछे महीने के अंत में राजू को कितना मिलेगा। एक महीने में कितने दिन होते हैं भाई, 30 दिन होते हैं। 30 से क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। रोज के 500 रुपये गाजरी 30 दिनों कितना है, घरालों पूछ ली हैंग कितना हो जी अपने 15,000 रुपए। तो 15,000 रुपए इसका क्या हो जाएगा उत्तर, जो आपके कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में। ठीक है, अगले वाला प्रश्न देखते हैं। हाँ, आगे वाला प्रश्न है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का व्यास क्या होगा। अब देखो हमारे पास एक क्या दिया हुआ है, शंकु दिया हुआ है। शंकु मतलब आपने जोकर की टोपी देखी है, जोकर की टोपी एक शंकुआकार होती है। जोकर की टोपी क्या होती है, शंकुआकार होती है। और एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का मतलब एक टंकी, सिलेंडर टाइप। घर है आटो खातन की एक टंकी हुआ नहीं, गोल गोल बा बेलन हुआ है, जैसे इस प्रकार से बनाई हुई, ये क्या होती है, बेलन होती है। मैं मारे मोटू डमार साउंड कहो, मैं कहे प्रश्न पहुंची टाबरों लायक नहीं है, पर मोटू डमार से कहे मन तो प्रतिभाओं चाहिए, तो प्रतिभाओं वास्ते थार प्रश्न दिखाड़ दिया। अब देखो प्रतिभाओं कितनी निकलना है, पछता पड़े। चलो एक बार हम शंकु ने बेलन सॉल्व कर लो। अब देखो आगे कहो है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या है और 15 सेंटीमीटर इनकी है ऊंचाई है, और है हमने करके एक जोकर की टोपी। शंकु को मतलब दूसरे आपने जोकर की टोपी। अब इसको पिघलाकर कितना सेंटीमीटर ऊंचाई का बनाया जाता है एक बेलन, 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है। तो इनका दोनों का आयतन लेते हैं। इसका आयतन क्या करने का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका आयतन क्या करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखो पाई से पाई तो सीधा क्या हो गया अपना, कट गया। 1/3 की जगह 1/3 आर स्क्वायर, आर इसकी कितनी दी हुई है 9 गुणा 9। अरे किसी के ऊपर स्क्वायर मतलब घात 2 लिखी, इसका मतलब उस संख्या का 2 बार गुणा। 5 वाले बच्चों को बताना चाहता हूं, किसी के ऊपर स्क्वायर का मतलब कितना होता है, घात 2 है तो 2 बार गुणा। यहाँ आर का घात 2 है तो आर का मान 9 है, तो 9 का आपस में कितनी बार गुणा हो जाएगा, 2 बार। ऊंचाई कितनी दे रखी है इन्होंने, ऊंचाई दे रखी है 15। अब इसका भी सूत्र में मान रख देते हैं, पाई तो बेचारा कट गया, आर की जगह क्या हो जाएगा, आर इसकी हमको पता नहीं है, आर इसको हमको क्या पता नहीं है, व्यास ज्ञात करना है। अगर व्यास पता नहीं तो त्रिज्या भी तो ज्ञात करनी है, तो आर पता नहीं तो आर स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर। ऊंचाई इसकी कितनी दे रखी है, ऊंचाई इन्होंने दे रखी है 45। अब आमने सामने वाले आपस में क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। 3 का भाग 9 में कितनी बार गया, 3 बार। 15 का भाग 45 में कितनी बार गया, 3 बार। और इस 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इधर क्या बचा बेचारा 9, और इधर क्या बचा आर स्क्वायर। अब देखो आर स्क्वायर बराबर 9 है, तो आर बराबर क्या होता है, स्क्वायर हटाया मतलब वर्गमूल किया, स्क्वायर हटाया मतलब क्या किया, वर्गमूल। तो 9 का भी क्या ज्ञात कर लेंगे, वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। अब हमारे पास आर का मान कितना आ गया, 3, लेकिन आर का मान इन्होंने पूछा नहीं है। इन्होंने पूछा क्या है कि हमको तो व्यास चाहिए। तो भाई व्यास क्या होता है, व्यास त्रिज्या का डबल होता है। मैंने अभी थोड़ी देर बताया कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो व्यास क्या हो जाएगा, त्रिज्या का डबल हो जाएगा। त्रिज्या का डबल मतलब 2 से गुणा, और आपका व्यास कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा 6, जिसका उत्तर नंबर ऑप्शन नंबर डी। आपके अगर त्रिज्या आई है, आपने 3 पहला ऑप्शन देखते कर दिया तो भी आपको गलत माना जाएगा, क्योंकि हमको पूछा है व्यास, जिसका उत्तर क्या हो जाएगा 6। चलो अगला वाला प्रश्न देखते हैं। हाँ, दिव्या ने 35,000 रुपए में, सॉरी 3,50,000 रुपए में एक कार खरीदी।
₹35,000 में कार कोई देगा भी नहीं, और उसे 4,35,000 रुपए में बेच दिया। देखो बड़ी होशियार छोरी, लाई कितने में? 3,50,000 रुपए में। मैंने मेरी घड़ी रखी, आप चढ़ी जी चढ़ी और बेची कितने में? 4,35,000 में। देखो कितो फायदो कर लियो बेट, 1 महीनों चढ़ गई, बेच दियो, लाभ भी ले लियो। तो लाभ लियो कितो, प्रतिशत में लाभ याद करना है। तो आपको देखो खरीदी कितने में? 3,50,000 में, बेची कितने में? 4,35,000 में, 4,35,000। और खरीदी कितने में थी? 3,50,000। लाभ कितने का हो गया? 85,000 का उसने क्या कर लिया? लाभ कमा लिया। देखो कितने रुपए पर कमाया भाई? 3,50,000। जितना इन्वेस्ट किया, लाभ इन्वेस्ट करने वाले पैसों पर होता है। अपने घरों कितना रुपया लग गया? लाभ नुकसान भी मत हुए, घरों 100 रुपया 20 में हानि हुई है तो नुकसान हमारे घर वो 2 लगे। तो घरों जितना पैया लगे, नुकसान या लाभ जो भी हुए वो घराड़ा पैया मत हुए। घराड़ा पैया कितना लगा? 3,50,000। और कितना कमा लिया? 85,000 कमा लिया। तो 85,000 रुपया, कितना हजार रुपया कमाया? 85,000। कितना रुपया मत कमाया भाई? 3,50,000। और प्रतिशत में ज्ञात करना रू कि पढ़ी 100 से गुणा, और 100 से नहीं, वो भी 100% से। अब देखो काटते हैं 0 से 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 0 से 4 0 सही दोगे। अब पीछे कितने बचे? यहां बचा 85, बटे में बचा 35, और गुणा क्या बचा? 10। अब हम काट लेते हैं 5 से। 5 का भाग इसमें कितनी बार गया? 17 बार। इसमें कितनी बार गया? 7 बार। सॉरी यहां 10 है और 0 को नहीं है भैया, 10 ही उड़ा रहे। 17 और 10 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा? 170, और बट्टे में कितना आ जाएगा? 7। 7 का भाग 14 में कितनी बार गया? 14 में गया 2 बार। या 17 है, 14 में गया 2 बार, पीछे बचे 3, 30 में गया 728 पॉइंट, पीछे बचे 2, 20 में लगभग समथिंग 3 बार जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 24.3% लाभ। कितना परसेंट लाभ? 24.3% लाभ, जो आपके कौन सा ऑप्शन रखा हुआ है? बी ऑप्शन के अंदर रखा हुआ है। इसका उत्तर हमें सही होगा बी, 24.3%। आगे वाला सवाल देखते हैं। अब देखो, अनुपात का मतलब होता है बट्टा। अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा। तो हम रख देंगे 5x माइनस 2y, 5x माइनस है 2y बट्टा x माइनस है 2y बराबर 9/17। यह अनुपात था, बट्टे में लिख दिया। यह अनुपात था, बट्टे में लिख दिया। अब जब दो भिन्न आमने सामने हो, जब दो भिन्न आमने सामने हो तो क्या किया जाता है? वज्र गुणा किया जाता है। अब वज्र गुणा करते हैं तो 17 और 5 से गुणा करो कितना आ जाएगा? 85x माइनस 17 और 2 से गुणा करो कितना आ जाएगा? 34y बराबर 9 और x से गुणा करो कितना आ जाएगा? 9x। बीच में चिन्ह किसका है? माइनस का। 9 और 2 से गुणा करो कितना आ जाएगा? 18y। अब एक बात वालों एक तरफ कर दो भाई, धर्म भाई पास में आ जाएंगे, बाकी वाले दूर चले जाएंगे। तो x के पास में कौन आएगा? x आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 85x और माइनस है 12x बराबर, यहां सिर्फ क्या बचा? माइनस का 18y, ये माइनस 18y, सॉरी 9x है ना, ये 9x, और ये इधर माइनस 34 उधर किसमें जाएगा? प्लस में 34y। अब देखो 85 में से 9 गया, पीछे कितना बचा? 76x बराबर, ये एक प्लस का एक माइनस का, जब दोनों अलग अलग हो तो क्या हो जाते हैं? आपस में घट जाते हैं। तो 34 में से 18 गए, पीछे कितने बचे? 16, ये क्या बचेंगे? 16x। चलो सॉरी x नहीं, इधर y है। अब पूछा क्या है? हमको पूछा है x बटा y, वो भी कितने? 9/13, 9x बटा 13y। पहले हम x बटा y का मान ज्ञात करेंगे। तो ये x, ये y इधर भाग गुणे में, इधर आने पर किसमें जाएगा? भाग में। ये 76 इधर गुणे में, इधर आने पर किसमें जाएगा? भाग में आ जाएगा 16/76। लेकिन हमको x बटा y नहीं पूछा है, हमको क्या पूछा है? यहां पूछा है 9 और यहां पूछा है 13। तो हम भी यहां क्या लगा लेंगे? 9 और यहां क्या लगा लेंगे? 13। अब देखो 2 का भाग 16 में गया 8 बार और 76 में गया 38 बार। 2 का भाग इसमें गया 4 बार और इसमें गया 19 बार। ऊपर आ जाएगा 4 गुणा 9 बटा, नीचे आ जाएगा 19 गुणा 13। तो 900 कितने हो जाएंगे? 36। 936, और 36 वाला आपके एक ही ऑप्शन है 247। तो 19 गुणा 13 कितने हो जाएंगे? 247। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 36/247। या उत्तर नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। चलो आगे वाला प्रश्न देखते हैं।
एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से चलती है तो उस दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगता है। देखो गति या चाल, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पीड। आमतौर पर आप घर का शब्द यूज करोगे 80 की स्पीड हुए, तो वो स्पीड के हुए स्पीड चाल हुए क्या 80 की स्पीड के हुए, मतलब क्या 80 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटे में 80 किलोमीटर चले जरा मिल के 80 किलोमीटर की स्पीड होगी। ये तब स्पीड कितनी है कार की, बापों ने ठा है कौन, लेकिन हो गया 5 घंटों में 240 किलोमीटर जयपुरी। अब देखो आधी गति से चलती है, अब वापस उसने कार ने क्या किया, अपनी स्पीड आधी कर दी। अब स्पीड आधी कर दी तो टाइम डबल लगेगा नहीं लगेगा, अगर ज्यादा स्पीड करेंगे टाइम कम लगेगा, स्पीड आधी करेंगे टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसने स्पीड क्या कर दी, आधी कर दी, तो टाइम अपने आप क्या हो जाएगा डबल। तो यहाँ टाइम कितना घंटा लग रहा है 5 घंटा, और स्पीड आधी होगी मतलब समय कितना हो जाएगा 10 घंटा। कितना हो जाएगा 10 घंटा। और अब देखो 10 घंटा तो हमको क्या लगेगा, इसमें पूछा क्या है समय कितना अधिक लगेगा। अब अपने सामान्य स्पीड से चलेगी तो कितना घंटा लगता है 5 घंटा, और आधी स्पीड से कितना लगता है 10 घंटा। लेकिन ये पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है समय अधिक कितना लगा। तो एक तो 5 घंटे में पूरी होती है, एक 10 घंटे में पूरी होती है, तो अधिक कितना समय लग रहा है 5 घंटा। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा बी 5 घंटा। ठीक है चलो हाँ, एक कार 10 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। देखो समय कितना है 10 घंटा, समय कितना है 10 घंटा, समय 10 घंटा, और दूरी कितनी है 240 किलोमीटर। ज्ञात क्या करनी है, चाल ज्ञात करनी है। किसमें ज्ञात करनी है, मीटर प्रति सेकंड। अब देखो मीटर प्रति सेकंड वाली बाद की बात है, आप पहला किलोमीटर प्रति घंटा तो याद कर लो। तो किलोमीटर प्रति घंटा में क्यों आए, क्योंकि इंगलार के लिखुड़ है घंटा, इंगलार के लिखुड़ है किलोमीटर, तो आएगी किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो चाल ज्ञात करने को फॉर्मूला क्या है, चाल ज्ञात करने का फॉर्मूला है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। दूरी कितनी 240 और समय कितना 10, 0 से 0 कट गया, उत्तर कितना आ गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अजय मिट्टी को है 24 किलोमीटर प्रति घंटा कहीं नहीं है, ज्ञात क्या में करना है मीटर प्रति सेकंड में, और मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना रू 5/18 गुणा करना हुआ। तो 24 गुणा 5/18, 5/18। 6 का भाग इसमें कितनी बार गया 3 बार, और इसमें कितनी बार गया 4 बार। 4 गुणा 5 कितने हो जाएंगे 20, और बट्टे में 3, 20 बट्टे में 3। कौन सा ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर 1। तो 5/18 से गुणा करने के बाद ये आपकी चाल जो आ जाएगी किसमें आ जाएगी, मीटर प्रति सेकंड के अंदर आ जाएगी। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्या मन्नू ने कुल 180 रुपए में 40 पेंसिल खरीदी, उसके पास कितने रुपए थे 180, और पेंसिल कितनी दी 40। नटराज पेंसिल खरीदी उसने, तभी तो पैसे लगे। एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा, देखो 40 पेंसिलों का मूल्य कितना है, 40 का मूल्य 180, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, एक पेंसिल का मूल्य। ये बिल्कुल आपके बहुत ही लेवल का सवाल दिया है मास्टर जी ने, बहुत अच्छा सवाल दिया था। 180 और बट्टे में क्या कर दो 40, 0 से 0 कट गया। 4 का भाग 18 में कितनी बार गया 414, पीछे बचे 2, 20 में कितनी बार गया 4.5। तो एक पेंसिल का 4.5 पहला हमारे जमाने में भाई रुपये में ही आती, लेकिन हमें टाइम चेंज हो गयो, हमें तो टाबर दूसरी पेंसिल लावे 4.5 में को आवे, पर ठीक है मैं तो घर गया सब 4.5 में उठाइए। तो एक उत्तर क्या हो जी 4.5, 4.5। चलो 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। 40 अभाज्य संख्या जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए, और अपने सिंपल लैंग्वेज बोले तो बात जाके किंग ही पहाड़े में नहीं है अभाज्य संख्या, आप रे पहाड़े वाला किंग ही पहाड़े में नहीं अभाज्य संख्या। तो क्या होगी, एक तो 41 किसी के पहाड़े में नहीं आती, उसके बाद में 43 किसी के पहाड़े में नहीं आती, उसके बाद में क्या है 47। ये 3 ऐसी संख्या है जो 40 और 50 के बीच में कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। बाकी 42 में 2 का भाग जाएगा, 44 में 2 का भाग जाएगा, 46 में 2 का भाग जाएगा, 45 में 5 का जाएगा, 3 का जाएगा, 15 का जाएगा, 48 में जाएगा, 49 में जाएगा। लेकिन 41, 43 और 47 इन 3 संख्याओं के अंदर किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 3।
49 क्या है? 49 एक संख्या है, लेकिन संख्या कैसी? अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या तो बिल्कुल है नहीं, क्योंकि इसमें किसका भाग जाएगा? 7 का भाग जाएगा। उसके बाद में पूर्ण घन संख्या, नहीं, घन तो किसी का नहीं है 49 भाई, क्योंकि 1 का घन कितना हो जाए? 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 67, 27 और 67 के बीच में कोई ऐसी घन संख्या है ही नहीं, 3 के बाद 4 का 67 आ जाता है, तो ये भी घात हो गया। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? जो वर्गमूल में माइनस की उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। यहां वर्गमूल में माइनस संख्या नहीं है, पीछे हमारी क्या बची? पूर्ण वर्ग संख्या, और ये किसका वर्ग है? 7 का वर्ग है। 7 का वर्ग कितना होता है? 7 गुणा 7 बराबर 49, ये 7 का वर्ग है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग संख्या। अब देखो x की घात 3, इसका मतलब x का घन ज्ञात किया हुआ है। x का क्या ज्ञात किया हुआ है? घन। और x का घन कितना दिया हुआ है? 64। मैंने अभी आपको कहा था कि 4 का घन 64, तो यहां x का मान क्या आ जाएगा? 4। तो 4 का 64 किसका घन होता है? 4 का। तो x का मान कितना आ जाएगा? 4, जो आपके कौन से ऑप्शन रखा है? डी ऑप्शन के अंदर। उसके बाद में बोल रहा है एक्स स्क्वायर बराबर 776। अब देखो स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, और 776 किसका वर्ग होता है? 26 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है? 26 का। कौन से ऑप्शन रखा है? 24, ये बी ऑप्शन में। 24 का वर्ग होता है 576, 25 का वर्ग होता है 625, और 23 का होता है 529, और 26 का कितना होता है? 676। तो कभी किसी क्लास में हम आपको पूरी रूप से वर्ग वर्गमूल सिखाएंगे, लेकिन आज के लिए प्रश्नों पर ही फोकस करते हैं। तो इन प्रत्येक टॉपिक को हम विस्तृत रूप से समझाने की कोशिश करेंगे। कभी टाइम मिला तो जरूर आप सभी बच्चों के बीच में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा आज का मुख्य टारगेट यही है कि हम आंसर की जारी करके आपको दे दे सारी क्लासों का। कल से लगातार परसों से आपको रोक के रखे हैं, फोन भी आ रहे हैं, तो कोशिश ये रह रही है कि हम आपको जल्दी से जल्दी ये आंसर की दे देते हैं। अगला वाला प्रश्न देखते हैं। सबसे बड़ी एक अंकी अभाज्य संख्या कहिए। अभाज्य संख्या कहिए भाई। देखो अभाज्य संख्या जगह में किसी भी संख्या को भाग नहीं जाए। जैसे अब संख्या लिख देता हूं मैं, एक अंकी पूछा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखो एक में तो किसका भाग जाता है? सिर्फ 1 का। 2 में किसका भाग जाता है? 1 और 2 का। 3 में किसका जाता है? 1 और 3 का। 4 में 1 2 और 4। 5 में 1 और 5 का। 6 में 1 2 3 6। 7 में 1 7। 8 में 1 2 4 और 8, और 9 में 1 और 1 3 और 9। अब देखो भाज्य संख्या में क्या होता है? भाज्य संख्या में 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाता है। अभाज्य में किसका भाग जाता है? सिर्फ 2 का भाग जाता है। एक में किसका भाग जाता है? सिर्फ एक संख्या का भाग जाता है। इसलिए एक तो ना तो भाज्य है और ना अभाज्य। ये रोता हुआ पहले अभाज्य वालों के पास गया, उन्होंने बोला हम नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि तेरे पास सिर्फ एक संख्या ही है भाग देने के लिए, हमारे पास तो 2 है। फिर ये भाज्य वालों के पास गया, भाज्य वालों का नजदीक भी मत आना, 2 वाले नहीं रखेगा, फिर हम तो रखेंगे ही कैसे? इसलिए एक ना तो भाज्य है और नहीं अभाज्य। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्योंकि 2 में किसका सिर्फ 2 संख्या को भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, स्वयं और एक। जिस संख्या में एक तो खुद का और एक का भाग जाता है वो क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। तो इसमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 9 भाज्य है क्योंकि 3 संख्या है। 8 भी भाज्य क्योंकि कितनी संख्या है? 4। तो सबसे बड़ी एक अंकीय अभाज्य संख्या कौन सी है? 7। कौन सा ऑप्शन रखी है? डी। इसके साथ में ही गणित के सारे प्रश्न सॉल्व हो गए हैं। समझाने की कोशिश की थी, बहुत अच्छी कोशिश की थी, और आगे सारी कक्षाओं की भी आंसर की जारी करेंगे। और मुझे अनुमान है, आशा है, विश्वास है कि आपको ये समझ में आए होंगे। जो भी प्रश्न समझ में नहीं आए, आपको डाउट लगे, वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि आपके डाउट का सॉल्यूशन किया जा सके। मिलते हैं थोड़ी देर बाद किसी और क्लास के आंसर के साथ में। धन्यवाद।